हेलो एवरीवन, स्वागत है ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की आज क्लास कर रहे हैं। और ये शायद 29 नंबर लेक्चर होगा और आगे एक हफ्ते में लगातार क्लासेस आके और ये कंप्लीट हो जाएगी इंडियन ज्योग्राफी। और साथ ही साथ बायोलॉजी की भी अब लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं, जिसमें आगे 2 क्लास और रहेंगी जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला हम लोग कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, क्योंकि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, ये आपके आरओ एग्जाम और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरा पूरी तरीके से टारगेट है कि मैं इसको दिसंबर तक कंप्लीट कर दूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान लेकर आ रहा हूं, जिसमें पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे कि पहली बार ऐसा होगा कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपके आरओ और यूपी पीसीएस के लिए मास्टर स्ट्रोक रहेगा लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। लेकिन वो तभी बेनिफिशियल होगा जब आपने घटना चक्र की पूरी डिटेल से बुक पढ़ी हो, क्लास की हो, उन चीज़ों को समझा हो, तब आप उनके शॉर्ट नोट्स को समझ पाएंगे। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब दोस्तों। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके इंक्वायरी करके वहाँ से पीडीएफ ले लेनी है। और व्हाट्सएप नंबर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे वीडियो के नीचे मोर करके लिखा रहता है, वहीं पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। उन सभी चीज़ों से जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पीडीएफ की इंक्वायरी मिल जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपनी बागानी फसलें। इससे पहले हम लोगों ने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, गेहूं के रोग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और अब हम पढ़ेंगे बागानी फसलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बागानी फसल होगा कॉफ़ी या कहवा। हालांकि अभी पिछली साल यूपीएससी ने इस पर एक प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा था पूरा डिटेल से, और साथ ही साथ पीसीएस से भी प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं। भारतीय कॉफ़ी की गाथा 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बूदन के द्वारा कर्नाटक के बूदनगिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के साथ बीजों के रोपण से प्रारंभ होती है। तो आप देख सकते हो कि कर्नाटक से इसकी शुरुआत होती है। 18वीं सदी के दौरान कॉफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ कर दी गई। भारत में कॉफ़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। कहाँ पे? छायादार पेड़। मैं कहने का मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिनके नीचे छाया रहती है, बहुत सदाबहारी वन कह सकते हो, तो यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट में इनकी खेती की जाने लगी। यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। कॉफ़ी न केवल इस क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने में हेल्प करता है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। अब जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं कर्नाटक राज्य के अंतर्गत, और इसमें आप देखोगे अंतिम अनुमान 2021-22 के अनुसार कि सबसे अधिक जो है कि कर्नाटक में टोटल कितना हुआ है, पहले तो ये देख लो, 2,41,650 मिलियन टन उत्पादन हुआ है कॉफ़ी का, ये मिलियन टन में। और उसमें भी सबसे अधिक हुआ है कोडागू में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? कोडागू में 1,23,000 मिलियन टन उत्पादन हुआ। दूसरा चिकमंगलुरु में हुआ है लगभग 80,000। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं कर्नाटक के। और हासन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इससे भी संबंधित आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि हासन भी कॉफ़ी उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। और आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर यहाँ पे आप देखोगे केरल के अगर हम कुछ क्षेत्रों की बात करें तो केरल में वायनाड है, त्रावणकोर है, नेल्ल्यापंथी है। तो इस तरीके से केरल में 69,900 मिलियन टन का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे 17,970, जिसमें आपको पुलनेस, नीलगिरी का क्षेत्र, सलेम और अन्नामलाई इट मीन्स कोयम्बटूर का क्षेत्र है। फिर यहाँ पे गैर परंपरागत क्षेत्रों के अगर हम देखें, गैर परंपरागत का मतलब हो गया जहाँ पर सामान्यतः कॉफ़ी की खेती कम की जाती है, तो उनमें भी सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। और समग्र भारत में 3,42,000 करीब इतने मिलियन टन का उत्पादन किया जाता है। और ये कृषि के क्षेत्र वगैरह हो गए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में कॉफ़ी उगाई गई थी। और भारत में कहवा की 2 प्रमुख किस्में होती हैं। कहवा की 2 प्रमुख किस्में होती भारत की, एक तो होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। ये दोनों ही प्रमुख किस्में भारत में पैदा की जाती हैं। बताया जा रहा है कि भारत में विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 3.28%, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 3.5% के आसपास उत्पादन किया जाता है। किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है, अरेबिका और रोबस्टा की। अब कॉफ़ी के लिए
जलवायु घटनाएं देख लेते हैं कि कैसा टेम्परेचर, कैसी आदर्श कंडीशन चाहिए। तो कहवा के लिए 15 डिग्री से लेकर 18 डिग्री औसत वार्षिक तापमान चाहिए। वहीं 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा। तो आप देखेंगे तापमान तो कम चाहिए लेकिन वर्षा अच्छी खासी चाहिए, और साथ ही ढलवा मिट्टी चाहिए, ढलान युक्त या पर्वतीय धरातल, दोमट तथा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब ढलवा में क्या होता है कि मान लीजिए आपने पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं खेती की है इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे पानी अगर बरसेगा भी तो पानी रुकेगा नहीं, पानी इसकी जड़ों को पहुंचते हुए क्या करेगा, नीचे की ओर बहता चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होगा। देश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। कॉफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। मतलब कॉफी जो है कि कहाँ से प्राप्त होती है, तो कॉफी के बीज होते हैं, जो आप देखोगे ऐड वगैरह आते हैं कि नेस्ले के या ब्रू कॉफी के या किसी भी कॉफी के, तो अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि हमने उत्तम क्वालिटी के बीजों से कॉफी को प्राप्त किया है। जबकि चाय कैसे प्राप्त होती है, तो चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, चाय पत्ती की टहनियों से प्राप्त होती है, फूलों से, लेकिन कॉफी उसके बीजों से प्राप्त होती है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ध्यान देना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक निकाय यानी कॉफी अधिनियम 1942 की धारा के तहत कॉफी बोर्ड का गठन किया है। अब यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न आप देखोगे 2014 मेंस का कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1984 में की गई है। तो इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है आपके लिए, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है और इनकी कृषि के संबंध में कुछ अंतर भी पाया जाता है। जैसे कॉफी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों की क्षेत्रों में की जाती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि अगर आप कॉफी का देखोगे तो कहीं ना कहीं उष्ण क्षेत्र में भी है, गर्म वाले क्षेत्रों में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लेकिन वहीं वर्षा वाले क्षेत्रों में भी होती है, क्योंकि 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए। और अगर हम बात करें चाय की खेती की, तो चाय की खेती आपके पश्चिम बंगाल वगैरह जो उष्ण कटिबंधीय जोन है थोड़ा सा वहां भी देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में भी, साथ ही साथ उपोष्ण कटिबंध में, मतलब थोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे आसाम में, सिक्किम में, अरुणाचल में, इन क्षेत्रों में भी इसकी खेती देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कॉफी बीजों द्वारा प्रवर्धित की जाती है, बिल्कुल सही, लेकिन चाय केवल डाली कलम भी कह सकते हो या फिर इनकी पत्तियां भी, क्योंकि अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते हो, सॉन्ग में देखते हो या एडवर्टीजमेंट में देखते हो, चाय के जब ब्रांडिंग की जाती है तो कुछ महिलाओं को अपने सिर पे पीछे टोकरी बांधे हुए दिखाया जाता है और चाय के खेतों में वो चाय की पत्तियां या उसकी छोटी छोटी टहनियां तोड़ती हैं जिससे चाय बनती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर आगे हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। 2002 में और 2004 में पूछा गया, तो कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक, कहवा का मतलब होता है कॉफी, तो ये भी कर्नाटक हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं कि 70% से अधिक अकेले कॉफी कौन सा राज्य पैदा करता है, तो कर्नाटक। और ये देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 में भी पूछा गया है, जिसमें कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, वह राज्य है कर्नाटक। तो ये सभी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और कोई नया प्रश्न नहीं है। अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं चिकमंगलुर के बारे में, तो चिकमंगलुर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मंड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो न तो पहला सही है और न ही दूसरा, क्योंकि जो चिकमंगलुर क्षेत्र है दोस्तों, ये शर्करा के लिए नहीं बल्कि कॉफी के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर सबसे पहले कॉफी की खेती शुरू की गई थी कर्नाटक के अंतर्गत। जबकि मंड्या की बात करेंगे तो ये कॉफी नहीं बल्कि शर्करा से संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए हैं। यहाँ देखेंगे कि कर्नाटक का चिकमंगलुर जिला
कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम कॉफी यहीं पर उगाई गई थी। और वहीं कर्नाटक का मंड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट था। बीपीएससी का 2020 का लेटेस्ट प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। अब जैसे चिकमंगलुरु में खेती होती है, बाबा बूदन में होती है, कुर्ग में होती है, लेकिन पुलनेज में नहीं होती है। पुलनेज में नहीं होती है क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु हो गया, कोडागु हो गया, जैसे हम कुर्ग भी कहते हैं, हासन जिला, केरल का वायनाड, त्रावणकोर, नेल्लियाथम्पी, और तमिलनाडु का पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई, ये सभी क्षेत्र कॉफी उत्पादन से संबंधित तो हैं, लेकिन पुलनेज कहाँ से था? तमिलनाडु का। और बाबा बूदन गिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे को रोपित किया गया था 7 बीजों से। क्लियर है? अब यहाँ पर हम अगली बागानी फसल को पढ़ेंगे जो कि आपकी चाय और रबड़ दोनों है। चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यून्नान पठार का मूल पौधा है, क्योंकि चाय और चीन इन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। भारत में प्राचीन समय में पहले चाय का कल्चर नहीं था। हालांकि प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में आप मदिरा के सेवन का कल्चर देखेंगे कि हमारे यहाँ मदिरा पी जाती थी बड़े बड़े ताम्र पात्रों में, लेकिन चाय का कल्चर हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने के समय से ज्यादा तेजी से प्रचलित हुआ। जब अंग्रेजों ने कपास की खेती, नील की खेती और चाय का आयात निर्यात चीन से करना शुरू किया था, तो वहां से चाय का कल्चर हमारे इंडिया में बढ़ने लगता है। चाय एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है जिसके लिए तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि मैंने कॉफी के लिए कितना बताया था? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस लगभग। और साथ ही साथ वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा कॉफी और चाय दोनों में सेम है, 150 से 200 सेंटीमीटर। और वहीं ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। भारत में चाय की 2 प्रमुख किस्में, एक तो होती बोहिया या चीनी भी जिसे कहते हैं, और दूसरी असामिका या असमी। तो जो असमी होती है दोस्तों, ये हमारी देशज चाय की प्रणाली है। ठीक है, देशज चाय अधिनियम की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पढ़ते हैं कि चाय अधिनियम 1953 के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई थी और यह बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कहा जाता है कि भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? असम में होता है, और सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भी असम ही है। वहीं उसके बाद पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र होता है, दार्जिलिंग स्पेशली, फिर उसके बाद तमिलनाडु आता है, केरल है, कर्नाटक है, इन सभी का स्थान आता है। अगर बताया जाए कि चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश क्रमशः जो है वो पहले चीन है, फिर भारत है, फिर केन्या है, फिर श्रीलंका है, फिर वियतनाम है। तो अगर आप केन्या को हटा दें तो सारे के सारे देश क्या है? एशियाई देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, जिसमें वियतनाम, श्रीलंका, भारत, चाइना। केन्या एक अफ्रीकी देश है। तो चाय के प्रमुख 5 उत्पादक देश भी एशिया से ही संबंधित हैं। अब यहाँ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 भी अपनी रिपोर्ट कहता है कि चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, ये 5 प्रमुख देश हैं जो चीनी मतलब चाय का उत्पादन करते हैं। और अगर हम बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कि उत्पादन और उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी जितना होता है उतना ही हमारे यहाँ कंजम्पशन भी यानी उपभोग भी हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे है। अब यहाँ टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में शीर्ष निर्यातक देशों में हम किसको कर रहे हैं? तो केन्या जो एक निर्यातक है, चीन है, श्रीलंका है और भारत। तो भारत चौथे नंबर पे जो पूरी दुनिया में निर्यात करता है, और सबसे अधिक निर्यात कहाँ से होता है? केन्या से होता है। अब हम रबर पौधे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की, और जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर हम रबर के पौधे के बारे में पढ़ेंगे कि रबर के पौधों के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो 25 से 28 डिग्री का मासिक औसत तापमान चाहिए, और वर्षा इसमें 300 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। मतलब अगर वर्षा को देखें तो काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा चाहिए।
भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो केरल है। और देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग यहाँ से 87.5% भाग यहाँ से उत्पादित होता है। केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर अब जो है कि 75.68% हो गया है, जो कि 2012-13 से घट के 18-19 तक आके देखा। इसमें एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम ये केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में जैसे केरल है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, असम है, तमिलनाडु है, ये प्रमुख इसमें राज्य आते हैं जहाँ पे हम रबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए, एक तो आपको मिलेगा केरल पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मिल रहा है आपको त्रिपुरा, यानी एक आपका साउथ इंडिया का पार्ट है और दूसरा आपका नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 का आंकड़ा कहता है कि प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान आता है और प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में किया जाता है। कहाँ पे होता है? थाईलैंड में। पहला प्रश्न यहाँ पर यूपीएससी ने 2022 में पूछा है कि आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा इनमें से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि केरल में भी चाय का उत्पादन होता है, त्रिपुरा में भी होता है और हिमाचल प्रदेश भी हिमालयी राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे ढलान युक्त मृदा मिलती है, तो यहाँ पे चाय की खेती होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। इसलिए आपको केवल 3 युग्म का बात करना होगा, यानी कि केवल 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये चाय की खेती देखने को मिलती है। और अब ये ऑप्शनल जो है, मतलब इस तरीके का ऑप्शन एडवांस लेवल का ऑप्शन माना जा रहा है कि जब तक आपको सारी चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप यूपीएससी के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके साथ त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार और उड़ीसा छोटे स्तर पर चाय की खेती करते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में अभी भी कोई चाय की खेती का प्रमाण नहीं है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? अब ये 1994 का आंकड़ा है, तो अगर आप 2021 के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है और साथ ही साथ उपभोग में भी दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके उपभोग में वह पहले स्थान पे आ चुका है। 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा था? तो पहले नंबर पे था। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो वो आपका देखिए, नकदी फसल में आप देखो खाद्यान्न फसल हो गई, ये भी नहीं है, तंबाकू को भी नहीं, चाय को हम कह सकते हैं कि चाय के माध्यम से हम सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो आसाम हमारा पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे आपका आएगा केरल। क्लियर है इतनी बात? तो केरल दूसरे नंबर पे आ जाता है। केरल नहीं आएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल आएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किस चीज का? देखिए, अनाज का उत्पादन अगर करता तो है, लेकिन वो अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं, क्योंकि हमारी आवश्यकता ही इतनी है कि हम उसी को कंप्लीट कर लें, वही बड़ी बात है पहले। और पेट्रो रसायन तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कम है, हम बाहर से आयात करते हैं, पेट्रोलियम को भी आयात करते हैं, लेकिन चाय जो है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित करते हैं, जिससे हम इसको बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। बिल्कुल कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है ये, और भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत ही कम है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में आज हर एक व्यक्ति जो है कि चाय पीता है, एवरेज जो है कि, तो आप देखोगे कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घरेलू खपत कम नहीं है, यहाँ पर घरेलू खपत बहुत है। फिर अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा या ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसके लिए अभिष्ट स्थिति है? हालांकि देखा जाए तो ये चाय के साथ साथ कॉफी के लिए भी एक अभिष्ट स्थिति बताता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल कॉफी नहीं है, चाय है, तो हम सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है भाई? तो चाय की अगर आपने पत्तियां पी होंगी तो ताजमहल की वैरायटी अलग आती है, वाघ बकरी की अलग आती है, टाटा की अलग आती है, तो सबकी अलग अलग वैरायटी है। तो ये गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड, ये चाय की है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी से महत्वपूर्ण है या बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो इसको आप समझिएगा, ये गन्ना हो जाएगा।
यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल अब धान हो गई है, क्योंकि ये जो प्रश्न है 1996 का है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल क्या है, गन्ना है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो रबर उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, जो कि यहाँ पे लगभग 75.68% जो है कि रबर का उत्पादन होता है। और केरल में भी कौन से, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम, ऐसे क्षेत्र जो है कि यहाँ के लिए माने जाते हैं। और वैश्विक स्तर पे प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान आता है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो भाई केरल ही है, और तो कोई है नहीं, केरल है। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन, यह भी केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केरल हो जाएगा। तो ये सब रिपीटेड प्रश्न है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा रबर उत्पादक है, केरल होगा। तो कितनी बार आप इसको याद करोगे। अब यहाँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का एक प्रश्न है, पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश दोस्तों जूट का नहीं है। जूट का कौन सा होता है सबसे अधिक उत्पादन, पश्चिम बंगाल में होता है। असम की बात करें तो असम गेहूं नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप चाय कर सकते हो। गुजरात की बात करें तो यहाँ गुजरात जो है कि चाय के लिए नहीं होता है। और केरल की बात करें तो रबड़, ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी उद्दीपक फसल है, तो उद्दीपक फसल दोस्तों चाय को माना जाता है। जैसे उद्दीपक मतलब होता है जिसमें अवचेतना या यूं कहें कि नशा जो है कि होता है, थोड़ा सा मानसिक संतुलन बनाता है। तो इसमें चाय हो गई, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, आप देखेंगे सब कुछ ऐसे जो है कि नशे के पदार्थ हैं जो उत्तेजन पैदा करते हैं। अब ये यूपीएससी का एक प्रश्न है, इसको समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यूपीएससी ने चाय के संबंध में 2 प्रश्न पूछे हैं 2022 में। भारत में चाय बोर्ड के बारे में पूछा है कि चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, तो हमने कहा बिल्कुल एक सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। और चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है, तो यह भी गलत है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, ये बात सही है। तो 1 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा के अनुसार हुआ था। और यह भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड का जो प्रधान कार्यालय है दोस्तों वो कोलकाता में है, न कि बेंगलुरु में, तो ये पश्चिम बंगाल में। और साथ ही साथ दुबई यानी यूएई और मॉस्को रूस में विदेशी कार्यालय थे, परंतु वर्तमान में अब केवल मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, दुबई वाला कार्यालय कार्यरत नहीं है। तो अन्य बागानी फसलों पे अब हम आते हैं, जहाँ पे हम एक साथ पूरी की पूरी जो बची हुई बागानी फसलें उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अन्य बागानी फसलों को, जिसमें आप देखेंगे कि बागान अथवा बागानी फसल यानी कि प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है। जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार क्या होता है, यानी वाणिज्य मंत्रालय चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है। तो आप देखोगे मंत्रालय के अनुसार भी वाणिज्यिक फसलों की जो प्रणाली है वो अलग अलग हो जाती है। तो खैर हमें मंत्रालय के अनुसार नहीं चल रहा है, हमें सिंपली ये पढ़ना है कि फाइनली नारियल हो गया, ताड़ हो गया, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर, ये सभी बागान अथवा बागानी फसलें हैं। ध्यान देना कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। 19-20 के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू का 47.75%, कितना, 47.75% जो उत्पादन हुआ वो गुजरात में हुआ। और 2019-20 के अनुसार भी बताया जा रहा है कि तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात सबसे पहले आता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू कृषि करने वाले राज्य जैसे कि गुजरात हो गए, अब ये हेक्टेयर के हिसाब से दिया है, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देखो अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक। और इसी तरह नारियल के उत्पादन की बात करेंगे तो शीर्ष 3 में पहले कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है और फिर केरल आता है। ये 3 प्रमुख राज्य हैं। इस प्रकार कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया। और कर्नाटक किसमें था, तो आपके कॉफी में भी सबसे आगे है वो। वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ये 3 क्रम से जो है कि नारियल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश हैं। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों को उगाए जाने के कारण इसको मसालों का बागान कहा जाता है। हालांकि अब जो मसाले का उत्पादन हो रहा है वो सबसे अधिक एमपी और गुजरात के क्षेत्रों में हो रहा है, केरल में अब उतना नहीं रह गया है।
2020-21 के अनुसार बताया जाता है कि मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य एमपी हो गया है। केरल प्राचीन काल से विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको पता होगा 1498 में जब पहली बार वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री भारत में प्रवेश करता है कालीकट बंदरगाह पे, तो उसने देखा कि वहां पे काली मिर्च जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मसालों की जो है कि उत्पादन ज्यादा है, और उसने बहुत अधिक उससे प्रॉफिट भी कमाया। क्योंकि यूरोपीय देश जो है कि काली मिर्च वगैरह मसाले का प्रयोग नहीं करते थे सामान्यतः सब्जियों में जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो लोग काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, उसके द्वारा चिकन या मटन के जो कच्चे रॉ मटेरियल जो होते हैं यानी कि मीट होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसके लेप लगाकर लंबे समय तक वो सुरक्षित रह जाता था। और अगर हम बात करें लौंग की, तो लौंग दोस्तों यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है, सूखे हुए फूल। लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, यानी दवा के रूप में। स्पेशली अगर आपके दांतों में कहीं दर्द हो रहा है तो आप अगर लौंग को चबा कर रखते हैं तो आपको 1-2 घंटे में रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और अगर आप कंटिन्यूस रोज अगर लौंग के एक दाने को रोज अगर आप चबाते हैं तो आपके मुंह की स्मेल और आपके दांतों की स्मेल और आपके दांतों में जो सड़न पैदा हो रही है वो काफी हद तक सही हो जाती है। तो इसलिए इसको औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। वहीं लौंग की सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। और अगर 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो लौंग उत्पादन में जो सर्वाधिक शीर्ष राज्य हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे तमिलनाडु आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा। और 2020-21 मतलब 21-22 के सुपारी उत्पादन में देखें तो 3 अग्रणी राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, असम। अब आप देखोगे कर्नाटक एक तो कॉफी में दिखा, सुपारी में, नारियल में, तो ये 3 प्रमुख शीर्ष उत्पादन होते हैं यहाँ पे। भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादन के देशों में मतलब राज्यों में तो महाराष्ट्र आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, ओडिशा आएगा। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनते नहीं है कि आपसे काजू का प्रश्न पूछ लिया जाए, सुपारी का, ऐसा बहुत ही रेयर प्रश्न होता है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। तो यानी इतनी ऊंचाई लगभग हो जहां पे इतनी वार्षिक वर्षा भी हो सके और तापमान भी इतना रहे। भारत के 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार 3 मसाला उत्पादक राज्य जैसे कि एमपी है पहला, दूसरा राजस्थान है और तीसरा गुजरात है। तो इसलिए मसाला की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अब उत्पादन एमपी में होने लगा है। अब केरल वगैरह का जो भौकाल था या यूं कहें कि जो स्थान था अब वो काफी पीछे हो गया है। वार्षिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2020-21 में तो वियतनाम के बाद काली मिर्च का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और तीसरे पे ब्राजील और चौथे पे इंडोनेशिया है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज पर और इसे देखते हैं कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो भाई कर्नाटक, मैंने अभी आपको बताया कि कहवा यानी कॉफी में भी आगे है, वो तंबाकू में भी आगे है, सुपारी में भी आगे है, नारियल में भी आगे है। तो इस तरीके से ये वो राज्य है जहां पर सभी खेती देखने को मिलती है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? तो चाय, रबर, नारियल, कहवा। क्योंकि सोयाबीन आपका तिलहनी फसल होगी, अंगूर और केला आपके फल हो गए, सोयाबीन आपका तिलहनी फसल। तो इस तरीके से आप एक ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। चाय असम की प्रमुख फसल है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है तो आप इसे काट सकते हो, क्योंकि कहवा कर्नाटक का अगर एक ऑप्शन होता तो हम मान सकते थे, लेकिन तमिलनाडु का नहीं। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि तंबाकू सबसे अधिक तो होता है देखो गुजरात में, दूसरे नंबर पे होता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तीसरे नंबर पे होता है यूपी में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो पहला और तीसरा सही है। जूट छत्तीसगढ़ की फसल नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है। तो 1 और 3 सही है। इट मीन्स कि बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में तंबाकू का 1/3 उत्पादन लगभग 47% तो दोस्तों गुजरात में होता है। अच्छा, ये 2006 के प्रश्न के अनुसार है आंध्र प्रदेश, लेकिन जो मैंने अभी बताया वो हमारा लेटेस्ट आंकड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है, जहां पे लगभग 47.75% उत्पादन होता है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे आता है यूपी। फिर आगे प्रश्न देखते हैं।
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो उस समय के प्रश्न के हिसाब से देखोगे तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। हालांकि वर्तमान में भी देख लो तो वर्तमान में भी तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटक है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर आगे देखते हैं, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आता है? 2010 का पूछ रहा है, लेकिन अब इसमें आपके आंकड़े बदल चुके हैं। अब गुजरात में सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में। ये क्षेत्रफल के अनुसार की बात की जा रही है, टोटल प्रोडक्शन के अनुसार नहीं की जा रही है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मैंने आपको बताया था कि कौन सा होगा, कर्नाटक होगा, लेकिन अब ये केरल दे रहा है। ये 2006 का प्रश्न है, तो आप उन आंकड़ों को मत देखिए, लेटेस्ट आंकड़ा आपको देखना है 2021-22 के आंकड़े के अनुसार कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अब कौन सा हो गया, कर्नाटक। तो आप कर्नाटक में देखोगे नारियल देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में कॉफी देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में आपको सुपारी देखने को मिल रही है। तो ये 3-4 फसल हैं, बागानी फसलें, जो प्रमुखतः कर्नाटक में ही उपजाई जा रही हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल को आपको ऑप्शन नहीं मानना है, अब कर्नाटक को मानना है। हालांकि 2014 में था केरल, लेकिन अब नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित मसालों में से भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप देखोगे काली मिर्च का भी है, लौंग का भी है, इलायची का भी है, अदरक का भी है। तो ये आंसर यहाँ पे सही बैठ नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो देखिए, कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं वो तो होती ही इलायची के लिए है, और जो कहाँ पे है, केरल में है। तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और ऑप्शन देखते हैं कौन सा हट सकता है। ओडिशा हटेगा दोस्तों। देखिए, दक्षिण भारत में तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है, लेकिन ओडिशा में ऐसी कोई खेती नहीं होती है। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य, जबकि बड़ी इलायची में सिक्किम और नागालैंड प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। हालांकि अब एमपी जो है कि गरम मसालों का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है पूरे भारत में। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो ये भी केरल को कहा जाता है। अब ए ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये केरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इलायची होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है? छोटी इलायची। और छोटी इलायची कौन सी होती है? जो ग्रीन कलर की, हरे रंग की होती है, जो काफ़ी महंगी होती है। सामान्यतः हम लोग जब चाय पीने जाते हैं तो चाय वाले से कहते हैं भाई थोड़ी इलायची डाल देना, तो वो चाय में छोटी इलायची डालता है। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग सूखे हुए पुष्पकली से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे केवल पुष्पकली लिखा है, तो हम उसे मान लेंगे सही। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका के रूप में यह हमें मिलता है। लौंग की खेती होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई एक ऑप्शन पूछना चाहिए था, लेकिन उसे ठीक से नहीं पूछा, क्योंकि लौंग की जो सर्वाधिक खेती है तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब यहाँ पे आप देखो तो तमिलनाडु भी है, केरल भी है, कर्नाटक भी है। या तो ये पूछा जा सकता था कि लौंग की खेती कहाँ नहीं होती है, तो हम यूपी आंसर लगा सकते थे। भारत की एक क्षेत्र की जलवायु निम्नलिखित विशेषताएं, उष्ण और आर्द्र जलवायु है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक ताप परिसर है। तो ये किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जा सकता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सी ऑप्शन। इट मीन्स कि काली मिर्च के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट लोकेशन मानी जाएगी। भारत में मसाले के अंतर्गत काला सोना किसे कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड, तो उसे आपको काली मिर्च को कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। अब यहाँ पे अगला है मसालों का सर्वाधिक उत्पादन। हालांकि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो एमपी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, एकमात्र का मतलब कि पूरे भारत में केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2017 मेंस आरओ का पेपर है। जूट की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चाय की बात करेंगे असम हो जाएगा, गन्ने की बात करेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबड़ की बात करेंगे तो रबड़ केरल होगा, न कि हिमाचल प्रदेश होगा। तो केरल ऑप्शन होने की वजह से डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम आते हैं अपने अलग चैप्टर की तरफ और जिसका नाम है झूमिंग कृषि। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे झूमिंग कृषि। अगर आप लोगों को इससे पहले की क्लास में 10-5 मिनट की जो भी क्लास रही होगी अभी तक, अगर उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन या नॉइज़ की थोड़ी सी इशू आ रहा होगा, इरिटेशन हो रहा होगा, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया अपने माइक को कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन था या ऑफ था। अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि लगभग सभी क्लासेस में नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ पर करता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की नॉइज़ पीछे से ना आए। हो सकता है इसमें आ गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं झूम कृषि के बारे में। तो झूम फार्मिंग एक स्थानांतरित कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की एक पद्धति है जो कि भारत में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जनजातियों के द्वारा अपनाया जाता है। ये मुख्यतः जनजातियों के द्वारा जो है कि अपनाई जाती है। किसके द्वारा अपनाई जाती है दोस्तों? तो जनजातियों के द्वारा अपनाया जाता है इसको। और अगर हम बात करें झूम कृषि को, असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेमवर, पेंडा, माशा इन नामों से जाना जाता है। झूम कृषि होती क्या है? तो इसको समझ लीजिए आप यहीं पे कि झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में जो आप देखोगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे सिंपली क्या किया जाता है कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगल होते हैं उन्हें काट दिया जाता है। उन पेड़ों को काट के उन मिट्टी को कृषि योग्य बना लिया जाता है ताकि वहां पे खेती की जा सके। और जब उनकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो वहां से शिफ्ट होकर वो दूसरी जगह जाते हैं जहां पे वो पेड़ पौधों को काट के फिर वहां पे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। तो इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है कि जब उस स्थान की उर्वरता समाप्त हो जाती है या उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पे यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। और झूम कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कहाँ पे अधिक प्रचलित है? उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो ये हो गया आपका छोटा सा चैप्टर। और अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जैसे झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है। तो ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था। तो यहाँ पर पैड़ा भी बोला जाता है कि जंगल काटकर सूखने को छोड़ दिया जाता है और फिर आगे सूखी हुई मृदा पे फिर क्या की जाती है? कृषि कार्य किया जाता है। झूम क्या है दोस्तों? तो झूम आपकी कृषि की एक पद्धति है और ये उत्तराखंड 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, अपडेटेड प्रश्न है आपका। और आगे देखते हैं झूम किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये भी एक खेती की पद्धति होती है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, यानी कि अप्लाइड है। कहाँ पे? सामान्यतः सबसे अधिक जो झूमिंग आपको देखने को मिलेगी झूम पद्धति, वो नागालैंड में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? नागालैंड में। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों में से पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। कहाँ की है? असम और बिहार, स्पेशली असम और बिहार। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं और स्थानांतरित कृषि है, उनके नाम पूछे जा रहे हैं तो वो आपको बताना होगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि पश्चिमी घाट में झूम खेती को क्या कहते हैं? कुमारी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? वालतेरे बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में झूम बोलते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको डाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाहिया कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि के नाम है और यहाँ पे उन राज्यों के नाम दिए, जैसे पोंडू कहाँ पे कहा जाता है? पोंडू उड़ीसा में कहा जाता है। माशा, माशा कहाँ कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। पोनम, पोनम कहाँ कहा जाता है? केरल में। और झूम, झूम कहाँ कहा जाता है? आसाम में। तो आपको लगेगा सर कौन सा गलत है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चाहे पोडू कह दीजिए चाहे मासा कह दीजिए, ये सभी एमपी के नाम है, हिमाचल प्रदेश के नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कृषि के विविध सेक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों जो कृषि का विविध सेक्शन है इसमें पूरे के पूरे ये जो नोट्स दिए हुए हैं इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती, बस जहां से क्वेश्चन आए होते हैं उन्हीं के बारे में एक लाइन दो लाइन बता के हर एक टॉपिक को बदल दिया जाता है, जिससे आपके इस चैप्टर में कोई एक सीक्वेंस नहीं बन पाती, कंसिक्वेंसेस नहीं हो पाती है। तो हम लोग सीधे इसको एमसीक्यूज पैटर्न पे सॉल्व करेंगे और जहां से हम उसके एनालिसिस को पढ़ के इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। अगर आप इसकी डिटेल नोट्स को पढ़ना चाहते हैं जो कि काफ़ी बोरियत हो जाएगा आपको पढ़ने में, तो आप इसके लिए पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप नंबर पे जो है कि मैसेज इंक्वायरी करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर कहाँ दिया गया है? तो वीडियो के नीचे जो मोर सेक्शन होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, वहां से आपको मिल जाएगा।
तो चलिए एमसीक्यूज पे चलते हैं सीधे इसके पहले प्रश्न पे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग जो है कि 95 प्लस एमसीक्यूज हैं, जहां पर आप हर तरीके के प्रश्नों से रूबरू हो पाएंगे जो कृषि से संबंधित होंगे। तो जैसे कि आरओ के एग्जाम्स में 2016 में पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किस रंग वाले टैग का प्रयोग करते हैं? तो इसमें होता है नीला। अब यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे अगर कोई प्रजनक बीज से संबंधित है तो यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है और यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इस थैले पर सुनहरा पीला रंग का जो है कि टैग होता है। वहीं आधार बीज की बात करेंगे तो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज के आधार बीज तैयार किए जाते हैं और इस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। फिर यहाँ पे प्रमाणित बीज की बात करेंगे तो इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है और इस थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। किस कलर का टैग लगाया जाता है? नीले रंग का। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है? तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन दिया गया। क्यों? क्योंकि अब 1981 तक का जो 2011-12 का कुछ फसलों का गिरा और कुछ फसलों का नहीं। लेकिन आज हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं 2024 के एग्जाम के लिए, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना होगा कि राज्य दिए हुए और उनकी महत्वपूर्ण फसल, तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस आपको देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप देखोगे मुख्य फसल के तौर पे तो केरल से क्या टैपियोका होता है? तो हम कहेंगे नहीं। महाराष्ट्र से कपास होता है, तो वैसे देखा जाए तो गुजरात में सबसे अधिक कपास होती है, लेकिन सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का ही नाम आता है। पश्चिम बंगाल से पटसन होता है, पटसन का दूसरा नाम जूट भी होता है, तो सही है। गुजरात से मूंगफली होती है, यह भी सही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। 1, 3, 4। तो यहाँ आप देखोगे कि जो नई रिपोर्ट आई है 2022-23 में, इसमें कहा गया कि तमिलनाडु से टैपियोका प्रथम स्थान पे, गुजरात से कपास प्रथम स्थान पे, पश्चिम बंगाल से जूट पटसन प्रथम स्थान पे, गुजरात से मूंगफली प्रथम स्थान पे है। तो पश्चिम बंगाल और गुजरात वाला तो सही है, हालांकि महाराष्ट्र से सेकंड नंबर पे है कपास के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन अलग है। अब यहाँ दे रहा है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल और वृहत्तम उत्पादक। तो आलू का सबसे अधिक प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल का केरल में होता है, हालांकि नारियल का अब कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। फिर इसको देखते हैं, केला महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में, ये सही है, लेकिन अब तंबाकू की बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक होता है। तो ये 2011 और 2008 के आंकड़ों पे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहा है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए। केले के उत्पादन में अग्रणी प्रमुख राज्य हैं अब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो ये हर साल जो है कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपके त्रिची में है, और त्रिची जो है कहाँ पर पड़ता है इसको देख लीजिए। तो त्रिची आपका तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली 21 अगस्त 1983 मतलब 93 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड और अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो यूपी है, क्योंकि यूपी में सबसे अधिक आलू होता है, सबसे अधिक गेहूं होता है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, तो इसलिए यहाँ पे यूपी का स्थान सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि 2021-22 के आंकड़े कहते हैं, 2022-23 की समीक्षा के अनुसार कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77 यानी कि 17.77% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य बना, और एमपी जो है कि आपका 12.37% के साथ दूसरे नंबर पे, और पंजाब 8.94% के साथ तीसरे स्थान पर स्थापित है। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान है। तो देखिए दुग्ध का उत्पादन अमूल करता है, और अमूल कहाँ पे? गुजरात में। नमक कहाँ से होता है? गुजरात के तट से। मूंगफली गुजरात, कपास गुजरात, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? गुजरात हो जाएगा। अब यहाँ पे कृषि उत्पादन है और अग्रणी उत्पादक राज्य, तो अगर आप कपास की बात करोगे तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, काली मिर्च की बात करोगे तो केरल हो जाएगा, चने की बात करोगे तो एमपी हो जाएगा, और अनानास की बात करोगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि कपास में क्या है? गुजरात, चने में महाराष्ट्र,
काली मिर्च में कर्नाटक और अनानास में पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मेंस 2016 का प्रश्न है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक एमपी नहीं है दोस्तों, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात सही है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है कि इससे संबंधित फसल नाशक जो जीव होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि चावल के लिए अगर हम कहेंगे फसल नाशक कीट कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा घुंडी मतकुड़। और गेहूं के लिए अगर हम कहेंगे तो एफिड हो जाएगा। और वहीं गन्ने के लिए कहेंगे तो आपका शीर्ष प्ररोह वेदक सलभ हो जाएगा। और चने के लिए हम कहेंगे तो गोलक सलभ हो जाएगा। ये इतने खतरनाक शब्द ही है दोस्तों कि यूपीएससी 1994 में ही पूछती थी। अब फसल का नाम और इससे संबंधित बीमारी का नाम। तो जरा आप देख लीजिए गन्ना, गन्ना में क्या होता है, झुलसा लगता है या रेड डॉट, तो रेड डॉट हो जाएगा। धान में क्या लगता है, खैरा लगता है। आलू में क्या लगता है, झुलसा, जिसको हम लोग अगैती झुलसा या पिछैती झुलसा कहते हैं। और अरहर या दलहनी फसलें जो होती है उसमें उकठा लगता है, यानी विल्ट लगता है। देखिए यहाँ पे गन्ने में क्या है, रेड डॉट, धान में खैरा, अरहर में उकठा, आलू में झुलसा। फिर यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, हर फसल है और यहाँ पे बीमारी है। तो अगर आप धान की देखोगे तो ये हरित बालित, यही गलत है आपका हरित बालित। क्यों? क्योंकि ये बाजरे का रोग है। किसका रोग है? बाजरे की फसल में होता है। बाजरा में अरगट रोग भी लगता है, मटर में बुकनी भी लगता है। यानी ये जो बुकनी रोग होता है दोस्तों, ये सामान्यतः क्या होता है कि पत्तियों पे सफेद सफेद जो पाउडर जैसा देखने को मिलता है उसी को कहा जाता है। चने की बात करेंगे तो ये उकठा हो गया, यानी तिलहनी और दलहनी जो फसलें होती हैं स्पेशली अरहर, चना, इन सब पे लगता है ये। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फराज बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अब भारत किसका उत्पादक है दोस्तों? तो अब यहाँ पे गन्ना, तंबाकू, तिलहन, कहवा, और ये 2010 का प्रश्न है। अगर हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2021 के आंकड़ों को देखें तो देखा जाए उपर्युक्त में से अब भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। बल्कि गन्ने में अगर हम देखेंगे तो विश्व में दूसरा नंबर है, पहला ब्राजील का है। कहवे में देखेंगे तो 9वें नंबर पे, क्योंकि पहला ब्राजील है। और तंबाकू में देखेंगे तो दूसरा स्थान, पहला चीन है। तिलहन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इस तरीके से उपयुक्त में से कोई भी वर्तमान के हिसाब से सही नहीं है। भारत में वर्ष 2011-12 के अनुसार कितना खाद्यान्न टन हुआ, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ हम पढ़ेंगे कि फसल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो आप कहोगे नहीं। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, तो ये भी गलत है। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जूट की खेती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जूट एक रबी की फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। तो देखिए मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में तो है ही है, ठीक है। पूर्वी में जैसे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र आ गए, उड़ीसा आ गया, ये सब। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।